बहुजन नवजागरण और प्रतिरोध के विविध स्वर के तहत बहुजन नायक और नायिकाओं की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे महात्मा ज्योतिराव फूले के ऊपर, जिनका काल रहा है 11 अप्रैल 1827 से 28 नवंबर 1890 तक का। इन्हें आधुनिक काल का आंदोलनकर्ता भी कहा जा सकता है। ताउम्र शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के साथ साथ किसानों की मुक्ति के लिए भी वे संघर्षरत रहे। तो चलिए जानते हैं उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिराव फूले आधुनिक भारत में शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं और किसानों के मुक्ति संघर्ष के पहले नायक ज्योतिराव फूले हैं, जिन्हें ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने गौतम बुद्ध और कबीर के साथ ज्योतिराव फूले को अपना तीसरा गुरु माना है। उसकी वजह आगे है। अपनी किताब शूद्र कौन थे महात्मा फूले को समर्पित करते हुए बाबा साहब ने लिखा है कि जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया, उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फूले की स्मृति में सादर समर्पित। फूले ने जाति भेद विवेकानुसार 1865 में लिखा कि धर्म ग्रंथों में वर्णित विकृत जाति भेद ने हिंदुओं के दिमाग को सदियों से गुलाम बना रखा है। उन्हें इस पाश से मुक्त करने के अलावा कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता है। बाबा साहब अपनी चर्चित कृति जाति व्यवस्था का विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ठीक इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए जाति व्यवस्था के स्रोत धर्म ग्रंथों को नष्ट करने का आह्वान करते हैं। ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को शूद्र वर्ण की माली जाति में महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पूर्वज फूलों का व्यापार करते थे, इसीलिए फूले संबोधन उनके नाम के साथ जुड़ गया। तो ये जानकारी मेरे लिए भी नहीं थी कि फूलों का काम करने की वजह से उनके नाम के साथ फूले सरनेम जुड़ गया। उनके पिता का नाम गोविंद राव और माता का नाम चिमणा बाई था। फूले जब 1 वर्ष के थे तभी उनकी मां चिमणा बाई का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मुंह बोली बुआ सुगुणा बाई ने किया। सुगुणा बाई ने उन्हें आधुनिक चेतना से लैस किया और शायद इसी वजह से ज्योतिबा फूले को लगा होगा कि स्त्रियों का शिक्षित होना कितना जरूरी है। एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो वो व्यक्तिगत तौर पर शिक्षित होता है, लेकिन यदि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। इसलिए महिलाओं की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर साफ तौर पर लिखा है कि सगुणा बाई ने उन्हें आधुनिक चेतना से लैस किया। और पत्रिका देश हरियाणा की चर्चा में यहां पर करना लाजमी समझती हूं। उसमें भी मैंने सगुणा बाई के ऊपर जब छोटा सा आर्टिकल आप लोगों को पढ़कर सुनाया था, उसमें भी यही बात लिखी थी कि ज्योतिराव फूले सगुणा बाई को अपनी मां की तरह ही महत्व देते थे और अपनी आधुनिक चेतना के लिए उनको प्रणाम करते थे। और माता सावित्रीबाई फूले ने अपनी एक कविता हमारी आऊ करके सगुणा बाई जी को ही समर्पित की है। फूले दंपत्ति सगुणा बाई जी को प्यार से आऊ कहते थे। सन 1818 में भीमा कोरेगांव युद्ध के बाद पेशवा का शासन भले ही अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, पर सामाजिक जीवन पर उनकी जातिवादी विचारधारा का नियंत्रण कायम था। तो सारा खेल जो है वो माइंडसेट का होता है। पुणे में शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। और यहां पर यह बात भी मैं कोट कर देना जरूरी समझती हूं। रतन जी ने एक मंच के माध्यम से इस बात को साझा किया था कि यदि भीमा कोरेगांव का युद्ध ना होता तो महात्मा फूले और शायद डॉक्टर अंबेडकर भी ना होते। और वही बात यहां पर भी करीब करीब कही गई है। 7 वर्ष की उम्र में ज्योतिराव को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया, लेकिन जल्दी ही सामाजिक दबाव में ज्योतिराव के पिता गोविंद राव ने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल लिया। वे अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। उनकी जिज्ञासा और प्रतिभा से उर्दू फारसी के जानकार गफ्फार बेग और ईसाई धर्म प्रचारक लिजिट साहब बहुत प्रभावित थे। उन्होंने गोविंद राव को सलाह दी कि वे ज्योतिराव को पढ़ने के लिए भेजें और फिर से ज्योतिराव
स्कूल जाने लगे। इसी बीच 13 वर्ष की उम्र में 1840 में ज्योतिराव का विवाह 9 वर्षीय सावित्रीबाई फूले से कर दिया गया। 1847 में ज्योतिराव स्कॉटिश मिशन के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे। तो ये जो काल है 1847 का, वो आज़ादी से ठीक 100 वर्ष पहले का है। उस वक्त शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि इस काल के ठीक 100 वर्ष बाद भारत आज़ाद हो जाएगा और अस्पृश्य अपनी मुक्ति के लिए जोरदार संघर्ष करेंगे डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में। यहीं पर होनहार विद्यार्थी ज्योतिराव का परिचय आधुनिक ज्ञान विज्ञान से हुआ। स्कॉटिश मिशन स्कूल में दाखिले के बाद ज्योतिराव फूले के रग रग में समता और स्वतंत्रता का विचार बसने लगा। इससे पता चलता है कि अंग्रेजी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण रही होगी और कितना वैज्ञानिक स्तर पर खरी उतरती होगी। हमारी भारतीय शिक्षा का स्तर तो हम देख ही रहे हैं, और कोई आधुनिक भारत की ही बात नहीं है। प्राचीन भारत में भी यदि आप देखें तो कोई वैज्ञानिक शोध जो है हमारे किसी भी महापुरुष के नाम पर कभी भी नहीं रहा। उनके सामने एक नई दुनिया खुल गई। तर्क उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। हर चीज को वे तर्क और न्याय की कसौटी पर कसने लगे। अपने आसपास के समाज को नए नजरिए से देखने लगे। इसी दौरान उन्हें व्यक्तिगत जीवन में जातिगत अपमान का सामना करना पड़ा। इस घटना ने भी वर्ण जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद के संदर्भ में उनकी आंखें खोलने में मदद की। तो ये घटना तो सभी लोग जानते हैं कि वे अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में गए थे और वहां उनको बहुत अपमानित किया गया। 1847 में मिशन स्कूल की पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई टाइपिंग एरर रहा होगा, क्योंकि ऊपर 1847 का ही जिक्र है जब उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया, स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में, और यहाँ पर उसी काल में उनकी पढ़ाई पूरी बता दी गई है। तो ये संभवतः टाइपिंग एरर रहा होगा, क्योंकि एक ही साल में किसी भी स्कूल की पढ़ाई ना आज पूरी हो सकती है और ना ही पहले पूरी हो पाती होगी। ज्योतिराव फूले को इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो गया था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं की मुक्ति हो सकती है। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा है, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई। सबसे पहले शिक्षा की ज्योति उन्होंने अपने घर में जलाई। अपनी पत्नी जीवन साथी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया, उन्हें ज्ञान विज्ञान से लैस किया। उनके भीतर ये भाव और विचार भरा कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं। इस बारे में तो मैं अपने आप को भी भाग्यशाली कह सकती हूं कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं जो रतन जी का साथ मुझे मिला है। जब मैं शादी करके आई थी तो मैं कोई आधुनिक सोच या वैज्ञानिक सोच से लैस नहीं थी। मैं भी कर्मकांडी सोच से ही लैस होकर यहां आई थी। लेकिन महज 2 से 3 साल में बेशक कितनी भी कटुता हमारे बीच में आई हो धर्म को लेकर, रतन जी ने मुझे वैज्ञानिक सोच की तरफ मोड़ दिया। तो उसके लिए तो मैं उनकी आभारी रहूंगी। दुनिया का हर इंसान स्वतंत्रता और समता का अधिकारी है। सावित्रीबाई फूले, सगुणाबाई, फातिमा शेख और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर ज्योतिराव ने हजारों वर्षों से ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा से वंचित किए गए समुदाय को शिक्षित करने और उन्हें अपने मानवीय अधिकारों के प्रति सजग करने का बीड़ा उठाया। अपने इन विचारों को व्यवहार में उतारते हुए फूले दंपत्ति ने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। यह स्कूल महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत में किसी भारतीय द्वारा लड़कियों के लिए विशेष तौर पर खोला गया पहला स्कूल था। यह स्कूल खोलकर ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने खुले आम धर्म ग्रंथों को चुनौती दी। तो यहां पर यह बात मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूं कि स्त्रियों के लिए खोले गए इस पहले स्कूल को राष्ट्रीय धरोहर के तहत सरकार को संरक्षित करने के बारे में सोच विचार करना चाहिए। यदि सरकार इसमें अनमनापन या ढील दिखाए तो एक प्रेशर ग्रुप तैयार करना चाहिए जो सरकार के ऊपर प्रेशर डाल सके इस काम को करने के लिए। फूले द्वारा शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं को शिक्षित करने का उद्देश्य अन्याय और उत्पीड़न पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को उलट देना था। जब 1873 में अपनी किताब गुलामगिरी की प्रस्तावना में उन्होंने इस किताब को लिखने के उद्देश्य
इन शब्दों में प्रकट किया। सैकड़ों वर्षों से शूद्र ब्राह्मणों के राज में दुख भोगते आए हैं। इन अन्यायी लोगों से उनकी मुक्ति कैसे हुई, ये बताना ही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। फूले जितने बड़े समर्थक शूद्रों अतिशूद्रों की मुक्ति के थे, उतने ही बड़े समर्थक स्त्री मुक्ति के भी थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने नेट पर सर्च किया था शूद्रों अतिशूद्रों को लेकर। शूद्र कौन है ये तो हम जानते हैं, अतिशूद्रों को लेकर मैंने सर्च किया था। और तब तेजस हरण का 28 नवंबर 2018 का एक आर्टिकल जो न्यूज लॉन्ड्री पोर्टल पे मैंने देखा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि ज्योतिराव फूले ने जो है अतिशूद्रों से उनका मतलब अस्पृश्य ही थे। उन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा है कि स्त्री शिक्षा के द्वार पुरुषों के लिए इसलिए बंद कर रखे थे ताकि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। स्त्री मुक्ति की कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे ज्योतिबा फूले ने अपने समय में ना लड़ी हो। ज्योतिराव फूले सावित्रीबाई के साथ मिलकर अपने परिवार को स्त्री पुरुष समानता का मूर्त रूप बना दिया और समाज तथा राष्ट्र में समानता कायम करने के लिए संघर्ष में उतर पड़े। फूले ने समाज सेवा और सामाजिक संघर्ष का रास्ता एक साथ चुना। सबसे पहले उन्होंने हजारों वर्षों से वंचित लोगों के लिए शिक्षा का द्वार खोला, विधवाओं के लिए आश्रम बनवाया, विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अछूतों के लिए अपना पानी का हौज खोला। इन सब के बावजूद वह ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि ब्राह्मणवाद का समूल नाश किए बिना अन्याय, असमानता और गुलामी का अंत होने वाला नहीं है। इसके लिए उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य पौराणिक मान्यताओं का विरोध करना, शूद्रों अतिशूद्रों को जातिवादियों की मक्कारी के जाल से मुक्त कराना, पुराणों द्वारा पोषित जन्मजात गुलामी से छुटकारा दिलवाना था। इसके माध्यम से फूले ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। 1890 में ज्योतिराव फूले के देहांत के बाद सत्य शोधक समाज की अगुवाई की जिम्मेदारी सावित्रीबाई फूले ने उठाई। शूद्रों अतिशूद्रों और महिलाओं के अलावा जिस समुदाय के लिए ज्योतिराव फूले ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया, वह समुदाय किसानों का था। किसान का कोड़ा 1883 ग्रंथ में उन्होंने किसानों की दयनीय अवस्था को दुनिया के सामने उजागर किया। इस पुस्तक का पाठन भी अंबेडकर नामा के मंच से मैं करूंगी और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लिखा था कि किसान का कोड़ा भी आप सुनना चाहते हैं अंबेडकर नामा के मंच से, तो इसका पाठन भी मैं करूंगी ताकि हम लोग इवैल्यूएट कर सकें, मूल्यांकन कर सकें कि उस समय के किसानों की क्या समस्याएं थी और आज की मौजूदा सरकार के शासनकाल में किसान किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इससे ये भी इवैल्यूएट हो जाएगा कि कौन सा शासन हमारे लिए बेहतर था। उनका कहना था कि किसानों को धर्म के नाम पर भट्ट ब्राह्मणों का वर्ग, शासन व्यवस्था के नाम पर विभिन्न पदों पर बैठे अधिकारियों का वर्ग और सेठ साहूकारों का वर्ग लूटता खसोटता है। असहाय सा किसान सब कुछ बर्दाश्त करता है। इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य बताते हुए वे लिखते हैं कि फिलहाल शूद्र किसान धर्म और राज्य संबंधी कई कारणों से अत्यंत विपन्न हालत में पहुंच गया है। उसकी इस हालत के कुछ कारणों की विवेचना करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। ज्योतिराव फूले चिंतक, लेखक और अन्याय के खिलाफ निरंतर संघर्षरत योद्धा थे। वे दलित बहुजनों, महिलाओं और गरीब लोगों के पुनर्जागरण के अगुवा थे। उन्होंने शोषण, उत्पीड़न और अन्याय पर आधारित ब्राह्मणवादी व्यवस्था की सच्चाई को सामने लाने के लिए, उसे चुनौती देने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना भी करी, जिसमें प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। पहला, तृतीय रत्न नाटक 1855 में लिखा गया। दूसरा, छत्रपति राजा शिवाजी का पवाड़ा 1869 में। तीसरा, ब्राह्मणों की चालाकी, ये भी 1869 में। चौथा, गुलामगिरी 1873 में। पांचवा, किसान का कोड़ा 1883 में। छठा, सतसार अंक 1 और 2 1885 में। सातवां, इशारा 1885 में। 8, अछूतों की कैफियत 1885 में। 9, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक 1889 में।
10. सत्य शोधक समाज के लिए उपयुक्त मंगल गाथाएं तथा पूजा विधि 1887 में। 11. अंकणादि काव्य रचनाएं, रचना काल इसका ज्ञात नहीं है अभी। भले ही 1890 में ज्योतिराव फूले हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के शोषण के खिलाफ जागरण की जो मशाल जलाई, आगे चलकर उनके बाद उस मशाल को सावित्रीबाई फूले ने जलाए रखा। सावित्रीबाई फूले के बाद इस मशाल को शाहूजी महाराज ने अपने हाथों में ले लिया। बाद में उन्होंने ये मशाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथों में थमा दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने मशाल को सामाजिक परिवर्तन की ज्वाला में बदल दिया। इसी के साथ ज्योतिराव फूले जी का ये संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ समाप्त होता है और अगले एपिसोड में हम माता सावित्रीबाई फूले के जीवन परिचय को लेंगे। तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, और अंबेडकर नामा को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके। हर सुबह 6 बजे इन्हीं ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आप अपना दिन शुरू करें और वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाते हुए निरंतर आगे बढ़े। यही मेरी कामना है अंबेडकर नामा के इस मंच से। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।